स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब हम धीमे धीमे मेजरमेंट वाले पार्ट में आ रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिया और अब हम जा रहे हैं, हमने सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ के बाद पढ़ने जा रहे हैं कहाँ, मेजरमेंट। मेजरमेंट में जब हम करते हैं तो हमें एक्यूरेसी प्रिसीजन जैसे टर्म्स की जो है पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखिए तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट। मेजरमेंट तो हम जानते हैं क्या होता है ना, मापना। किसी भी चीज को लंबाई आप मेजर कर रहे हो, चौड़ाई मेजर कर रहे हो, है ना। आप क्या करते हो, क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करते हो, है ना, और वॉल्यूम निकालते हो, इसको आयतन भी कहते हैं। तो मेजरमेंट तो हम सब करते आए हैं बचपन से, हमें अच्छे से पता है। लेकिन क्या मेजरमेंट हमेशा सही होती है क्या? नहीं। तो जो गलतियां होती हैं वो क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जिसपे हमारा ध्यान नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो जब भी लेंथ मेजर करना होता है, हमारे पास एक फीता होता है ना, इंची टेप भी कहते हैं हिंदी में उसको, है ना, इंच टेप इंग्लिश में कहते हैं। उसमें जितनी मार्किंग होती है वो इंच में होती है ना, और 12 इंच कंबाइन करके 1 फुट बनता है, उसमें मार्किंग होती है ना। तो वो उसी कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, कंटेन सम अनसर्टेनिटी। तो उसमें कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि जो उसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, मेरी बात सुना ध्यान से, उसमें लाइनें बनी होती है कि नहीं बनी होती है, जैसे छोटे छोटे। एक काम कर दो, वंदना मैम को कोई पिंग कर दो, तुम्हें मैं अभी दिखा देता हूँ, रुको मैं मंगा देता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली वो कैसे होता है। तो सब औजार रहता है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात अभी अपन देखेंगे, और यही अनसर्टेनिटी क्या होती है, कॉज होती है एरर की। ठीक है, तो जब भी हम उसको यूज करेंगे तो या तो हमारे पास एक ही जुगाड़ होगा, हम कम मान लेंगे या तो हम ज्यादा मान लेंगे। कम मान लिया तो भी गलत हो गया और ज्यादा मान लिया तो भी गलत हो गया। तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वहीं से जन्म लेता है वर्नियर कैलिपर आ गया। उसमें क्या होता है, 2 स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या करती है, जो मेन स्केल की जो आपकी लाइंस हैं उनके बीच में कोई मेजरमेंट आ गया तो वर्नियर स्केल वहां पर रोल अदा करके उसको भी मेजर वो कर देता है, इससे वो एक्यूरेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने सीख लिया कि एरर आता कैसे है। ठीक है, जब भी मेजरमेंट लेते हैं उसमें एरर कहां से आ सकता है, तो सॉल्व करने के लिए क्या हमारा सॉल्यूशन उपलब्ध है या नहीं, तो यस हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखिए, तो क्या सिर्फ यही एक कॉज होता है एरर का, और कोई कॉज नहीं होता? ये होता है ना, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं। कई बार जो मेजरमेंट ले रहा है वो ध्यान ही दे रहा है ना, वही से फीता खींच रहा है, उधर देख रहा है, हाँ बताओ कितना हो गया, है ना, अच्छा इतना हो गया, उसे ये देखा टाइट ही नहीं किया हमने। जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो कहते हैं ना टाइट करो। टाइट क्यों करनी, क्योंकि एक्यूरेट मुझे चाहिए। लेकिन अगर ऐसे पकड़े हैं लूज, एक आदमी नीचे की तरफ लगाया है, एक आदमी ऊपर की तरफ, तो ये टेढ़ा है ना, और आपको कैसे मेजर करना था, स्ट्रेट लाइन मेजर करनी थी। तो ये भी एक कारण होता है आपका एरर, जब हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन में, तो ह्यूमन एरर भी कहते हैं। देखो अभी आपको हम ये देखते, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पर देखिए इस मेजरमेंट, पहले कैमरे वालों को दिखा दें, ये तो कैमरे वाले कहेंगे हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। देखो भैया, इसमें देखो लाइंस बनी हुई हैं, पतली पतली लाइंस बनी ना, आपको तो दिख ही रही है ना, ये मेजरमेंट की लाइन से। अच्छा, ये लाइन से ही तो हमें पता चलता है कि हमारा मेजरमेंट कितना हो, जैसे हम मेजर कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे सामने स्क्रीन का साइज मेजर कर। अब मैं आपके सामने ये बेंड कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना। देखो ये जो बेंडिंग हो रही है ये बहुत मजेदार हो गया, क्योंकि जो इसकी बेंडिंग हुई ना 40 पे बेंडिंग हुई, ना 40 पे ना उसके पहले। देखो फिर से दिखा देते हैं, क्या आप देख सकते हो, आप उसके भी देख सकते हो। देखिए जब मैं इसको एंड कर रहा हूं तो ये किसी लाइन पर नहीं है, दोनों के बीच में है। तो क्या कभी भी ये टूल सफिशिएंट है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए? तो मुझे या तो मैं हमेशा आगे वाले पे मानूंगा, मैं कहूंगा ये 40 इंच का हो गया, कितना हो गया, 40 इंच का हो गया। फुट के लिए देखो इसमें मार्किंग दी हुई है, ये सब पढ़ने का तरीका होता है, ये सब जानना जरूरी है अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ये देखिए रेड स्पॉट है ना, देखो 12 इंच को 12 को स्पेशली रेड से लिखा गया है, क्योंकि 12 इंच मिलकर क्या बनाते हैं, 1 फीट। समझ में आ रहा है कि एक बिगर यूनिट की बात हो रही है। स्मॉल यूनिट क्या होगी, इंच, और बिगर क्या हो गई, फुट। तो यहाँ पर इंच 12 इंच मिलकर कंबाइन होकर के एक नई यूनिट को जन्म दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुट, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन आपके सामने मैंने दिखाई, क्योंकि इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इतना भी प्रिसाइज नहीं है कि आपको अगर इनके बीच में गैप आ जाए तो आप उसको मेजर कर सके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये है। अब बताओ, मैं आपको फिर से दिखाता हूं कैसे। आप फिर से देखना है, इस बार एक चीज है, हमने 40 की साइड तो हम लोगों ने देखा,
लेकिन क्या हमने उसके सामने देखा? तो एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम जानते हैं बनाने वाले इंजीनियर्स की, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन्होंने एक और यूनिट सिस्टम यहाँ दे रखा है, देखो नीचे की तरफ नंबर दिख रहे हैं आपको, देखो एक ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, लेकिन जो नीचे वाले नंबर्स की लाइन है ये मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आप देख लेना, उसका गैप और ऊपर वाले का गैप बराबर नहीं है। तो जब भी, क्योंकि बिगर यूनिट कौन सी है? ऊपर है ना, इंच है, इंच के ऊपर फुट है, ठीक। अगर इंच फुट से काम नहीं चलेगा तो उसके नीचे भी आपको मार्किंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको मैं दिखाता हूं, देखो ये जो नीचे वाली यूनिट है ये किस यूनिट में, कैसे पता चलेगा? मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको सिखाता हूं। ये बहुत सिंपल होता है, आप जब भी करिए तो 2.5 सेंटीमीटर टू एक्चुअली 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। देखो जरा 1 की मार्किंग देखना, मैं आपको अभी देने वाला हूं, आप लोग अपना रोटेट करके देखना, मैं जो सिखा रहा हूं सीखो ध्यान से। मेजरमेंट लैब आप लोग कभी जाते नहीं स्कूल में, लेकिन लैब में सबको सीखने का सारा नॉलेज फिजिक्स का लैब में ही होता है, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा मैं ये कैमरे में दिखा देता हूं पहले। देखिए 1 का मार्किंग दिख रहा है आपको, ये इंच में बिगर यूनिट है, उसके जस्ट नीचे देखो जरा, ये 2 है और ये 2.5 है, लेकिन 2.5 के ऊपर वो लाइन नहीं खींची गई है, उसके जस्ट बगल में खींची गई है। क्यों? क्योंकि 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। समझ में आया? हल्का शिफ्ट कर दिया तो दो जो लाइंस है उनके बीच में जाएगा तो 0.5 जाएगा कि नहीं जाएगा, 0.05 जाएगा कि नहीं जाएगा, 0.05 एक्चुअली। देखो ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, देखो होता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस एरर को सीखना है तो हमें बड़े ही स्लो पढ़ना पड़ेगा, बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, मैं आपके सामने ड्राइंग कर रहा हूँ, एक स्केल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि ये आपके कुछ स्केल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी बना दिया, ठीक है, मेरा कुछ भी यहाँ पे गैपिंग बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने रफ बनाया कुछ भी, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच में आ गया, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जो भी तुमने मार्किंग ले रखी होगी, यहाँ पे जो भी मार्किंग होगी और जो यहाँ पे मार्किंग होगी उसको आप डिवाइड करोगे 2 से, उतनी मार्किंग को मिड में माना जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। तो अगर मैं इसको वापस से इसको देखूं, ठीक है, अगर मैं ये आपको देने वाला हूं, यहां पर देखिएगा ये 1 का लाइन आप सबको देखना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला वो इंच में है, इसको आपको देखना है, बार-बार मैं कैमरे में दिखा देता हूं। 1 देखिए कहां पर लाई करता है, देखिए बस 1 को कहां, देखिए ये जो स्मॉल लाइन है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दो बड़ी लाइन के बीच में जो मिडल पॉइंट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी लाइनों से बड़ा होता है, उसको कहते हैं मिडल, फिर 5 कहेंगे। अगर ये 10 डिवीजन का स्केल होता है, 10 डिविजन होते हैं, 10 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, उनमें से 5वीं लाइन आपकी बड़ी होगी, इसको आप मिलाइएगा, ठीक। और देखिएगा जो आपका 1 है वो जस्ट उसके थोड़ा सा शिफ्ट कर करके यहाँ इसके और जो नेक्स्ट लाइन है उसके बीच में होगा, दैट इज वाई 2.5, ठीक है। अब मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, ठीक, ये आप लोग इसको पीछे पास करो, जिसको देखना है वो देख सकता है। इससे क्या आपको सीखने को मिला कि एक्चुअली में जो एक्यूरेसी आती है वो कैसे आती है? एक्यूरेसी आती है बाई जितना हम डिटेल्ड लेवल पर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट को मर्ज करके क्या करते हैं, अपने मेजरमेंट को रखते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पहले क्या रखा भैया बताइए, सबसे बिगर फुट, उसके क्या रखा और उसके क्या रखा, सेंटीमीटर प्रेजेंट ना होता तो कभी भी हम मेजर कर पाते क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, आपको अगर यूज करने आता है तो, ठीक है। यहां तक ठीक है। चलिए इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या किस लेवल तक यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Every calculated quantity which is based on measured value also has an error. Every measurement is limited by the reliability of the measuring instrument. अगर measuring instrument आपका reliable नहीं है, मतलब कि सही नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाओ, ठीक है। एंड स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग, ऑब्वियसली ये जो पर्सन मेजर कर रहा है उसकी भी स्किल पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें मेजर करने ही नहीं आता तो कोई मतलब नहीं कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो। आगे देखिए, if we repeat particular measure we usually do not get precisely the same result as result is subjected to some experimental error। तो कह रहे हैं किसी चीज को बार बार दोहराने से ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी सेम वैल्यू आएगी, प्रिसाइसली आपको मेजरमेंट मिलेगा, आपका एरर भी तो बदल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? आप मान लो इसे मैंने यहां से ऐसे करा, आपके सामने सीधा करा, क्या पता हो सकता है कि मेरा उस टाइम पे कुछ शिफ्ट हो गया, झटके से हाथ हल्का टेढ़ा हो गया होगा, तो हर बार मेरा मेजरमेंट बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। तो यही होता है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मेजरमेंट को आप कम से कम 2 से 3 बार क्या करिए, रिपीट करिए, जिससे कि आप उसका एवरेज निकाल करके एक्यूरेट मेजरमेंट के करीब पहुंच
सकते हैं। लैब में कभी जाओगे तो लैब असिस्टेंट यही सिखाएगा, बेटा कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो कम से कम 10 ऑब्जर्वेशन लेकर के आओ। वो जानबूझ कर ही कहता है, उसका कहेगा एवरेज निकालो, एवरेज निकाल के कहेगा यही आपकी सबसे करीब वैल्यू है, जो कि एक्चुअल वैल्यू के करीब, जिसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, अभी जितने टर्म बोल रहे हैं ये आप मत पढ़िए, लेकिन नीट के जब आते हैं तो प्रैक्टिकल फिजिक्स से जितने क्वेश्चन आते हैं वो इसमें जितने टर्म्स मैंने बोले वो सब उस क्वेश्चन में तुमको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ट्रू वैल्यू बोला, ट्रू वैल्यू क्या होती है, जो एक्चुअल मेजरमेंट है। ठीक है, और फिर आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक, ऑब्जर्व में मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो मीन ऑब्जर्व वैल्यू मतलब ऑब्जर्व वैल्यू की हर जितनी ऑब्जर्वेशन हुई, मीन क्या उसका ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो 10 बार मैंने मेजरमेंट लिया, ठीक है, जैसे स्क्रीन का 10 मेजरमेंट निकाला, तो इसको 10 टाइम्स में ऐड करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा, जो वैल्यू आएगी वही मेरी मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका होता है। आगे देखिए, दिस imperfection in measurement can be described in terms of accuracy and precision। इसी imperfection को हम डिफाइन करने के लिए accuracy precision का यूज करते हैं। The accuracy of measurement is measured of how close the measured value is to the true value। मैंने यही बोला ना, ट्रू वैल्यू की बात बोली कि नहीं बोली? तो कह रहे हैं कि accuracy क्या रिप्रेजेंट करता है, कि जो आपने मेजरमेंट लिया वो कितना करीब है हमारे एक्चुअल वैल्यू से। ठीक, आगे कह रहे हैं प्रिसीजन टेल्स अस व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो किस लिमिट तक आपने इस मेजरमेंट को किया, जैसे मैंने बोला था कि कितने ज्यादा आप जैसे मान लो 2.53 मीटर लिख दिया, फिर लिखा मैंने 2.534678 मीटर, तो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा? सेकंड वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादा एक्यूरेट की तरफ जा रहा है और बहुत प्रिसीजन, मतलब स्मॉलेस्ट चीज को भी मेजर कर रहा है। फिर डिफरेंस होता है आपका एक्यूरेसी और मेजरमेंट। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन क्या आता है, सिर्फ डिफरेंस की बात करते हैं, इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है, नॉलेज होनी चाहिए कि जितना पढ़ा रहे हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए, क्वेश्चन करते टाइम हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्यूरेसी पूछा है कि मेजरमेंट पूछा है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल पढ़िए जरा। यह एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं साइलेंट कर दूं, चलो देखो, कह रहे हैं ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ। क्या कह रहे हैं, एक लेंथ है जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, यहां पर 1.234 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एलटी क्यों लिखा, जो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ओके। इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है क्या है, इसका जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर का है, इससे छोटा ये मेजर नहीं कर सकता। ओके, द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी 1. ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी मेजर्ड लेंथ, दैट इज 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, while in another experiment using a measuring device of greater resolution, जो कि जिसका देखो एक वर्ड है रेजोल्यूशन, देखो ध्यान से, अंत में कह दूंगा लीस्ट काउंट। सडनली न्यूमेरिकल्स देखोगे तो लीस्ट काउंट, सबसे छोटा जो मेजरमेंट आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे छोटा मेजरमेंट आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं, इससे 1 सेंटीमीटर, उससे नीचे मिलीमीटर। मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अभी वो टेप दिखाओ यार मुझे, वापस के काम करनी है, लाओ तुम्हें दिखाते हैं। ये जो रिजोल्यूशन की बात हुई, मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर इंच दिखाया, 0.1 के इंच दिखा दिया, फुट दिखा दिया और सेंटीमीटर दिखा दिया। तुम अगर ढंग से देखते और तुरंत एक जवाब होता तुम्हारे पास, ये क्या है, फिर 2 और 3 के बीच में क्या लाइन कर रही है, ये कौन सी मेजरमेंट, और ये 10 डिवीजन क्यों है? सवाल पूछने के लिए भी आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। मैंने ही सिखाया ना, मैंने ही बोला ना, ये देखो 1 ऐसे गिनो, ये 12 इंच है तो फुट बन गया। यही तो मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? इतना मैंने रास्ता तो दिखा दिया, यूज आपको करना था। तो क्या सिर्फ सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है? मिलीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन है, तो मिलीमीटर से नीचे जाएगा। इसका रेजोल्यूशन क्या है, 1 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मिलीमीटर से नीचे मेजर नहीं कर सकता। क्वेश्चन समझे? अगली बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा मेजरिंग डिवाइस विद रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, उससे नीचे वो नहीं मेजर कर सकता है। समझ में आया? इसका क्या बोलोगे, 1 मिलीमीटर। क्या बोलोगे, 1 मिलीमीटर। चलो भाई ध्यान से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। जितनी बातें बता रहा हूँ, जितना ज्ञान बता रहा हूँ, सिर्फ उस एक न्यूमेरिकल के लिए, इसमें ये सब टर्म्स आपको मिलेंगे एक साथ, टुकड़ों में बताया हूँ सब ना, सब एक साथ मिलेंगे एक ही पैराग्राफ में।
तो वहां ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, द लेंथ इज डिटरमाइंड बाई कितना भैया, तो इसमें कितना मेजरमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट मेजरमेंट हैज मोर एक्यूरेसी, ध्यान से देखो एग्जांपल ले लिया, एज इट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू बट लेस प्रिसाइज। समझ में आया कैसे प्रिसाइज का, तो अभी बताया। डेसिमल प्लेसेस देख लो भाई, जो हमारा ट्रू वैल्यू कितना डेसिमल प्लेस है 3, इसमें कितना है 1, तो ऑब्वियसली प्रिसीजन हट गया। आगे नेक्स्ट रेजोल्यूशन क्या है 0.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। द सेकंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। कैसे, मैंने कितनी बार सिखाया है, डेसिमल प्लेसेस से ही सिर्फ प्रिसीजन दिखता है, तो डेसिमल प्लेसेस ज्यादा तो ज्यादा प्रिसाइज होगा या नहीं होगा, ठीक। अब एक्यूरेट क्यों नहीं है, अरे भैया ये 1.53 कह रहा है और एक्चुअल में 1.23 है, तो ये दूर हो गया ना। और एक्यूरेसी की परिभाषा क्या थी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितने करीब हो, दूर नहीं करीब। तो करीब कौन है, 1.1 करीब है कि 1.53 करीब, तो कौन सी में इसमें मेजरमेंट एक्यूरेट हुई। ये सब क्वेश्चन है, ये सब नीट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसमें पूछ देगा बताइए इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज है। ऑब्जर्वेशंस, ऑप्शन ही नहीं पढ़ पाओगे, उसका परिभाषा पता होना चाहिए, दोनों साथ में पूछे जाएंगे, कंफ्यूज करने वाली चीजें इसलिए। तो प्रिसीजन देखना है, तो प्रिसीजन को मतलब नहीं है बाकी चीजों से, वो कहता है डेसिमल प्लेस पकड़ के चल। तो डेसिमल प्लेस किससे कंपेयर करेगा वो, ट्रू से। इसके कितने डेसिमल प्लेस हैं 1, इसके कितने हैं, तो प्रिसाइज कौन हुआ, समझ में आया ना। जिसके पास जितना डेसिमल प्लेस उतना प्रिसाइज, जो जितना आपके एक्चुअल वैल्यू के करीब उतना एक्यूरेट। कॉमन सेंस हो गया, याद कर लेंगे। तो जो हमने पूरा पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है बताओ, फॉर एक्यूरेसी, नोट करके लिख सकते हैं पूरी नोट्स का, ये छोटा सा शॉर्ट में क्या है बताओ, वैल्यू क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू के क्लोजर है, विल बी मोर एक्यूरेट, विल बी मोर, वो ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, ठीक है। आगे फॉर प्रिसीजन, हमें बस इतना याद रखना, बाकी चीजें बस रिमेंबर रखनी कैसे हुई थी, ठीक है। वैल्यू विथ हायर decimal places will be more precise। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई तो पूछ लो, मुझसे 2-3 बार पूछ लो, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। प्रिसाइज का मतलब हो गया कि आपकी जो मेजरमेंट, आपने जो वैल्यू निकाली वो कितनी ज्यादा डिटेल्ड है। मेरी बात सुनो, मैंने कह दिया कि मैं 5 फुट का कुछ हूं, मैं 5 फुट कुछ इंच का हूं, मैंने बोल दिया कि मैं 5.7 इंच का हूं, फिर मैंने बोला मैं 5.75 इंच का हूं, बताओ कौन सबसे ज्यादा डिटेल्ड वैल्यू है, कौन ज्यादा प्रिसाइज होगी फिर। तो कौन सी प्रिसीजन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया। एक्यूरेट का मैंने एक्चुअल ट्रू वैल्यू बोली कि एक्चुअली ये 5.8 इंच का मैं हूं, ये मेरी ट्रू मेजरमेंट है हाइट की, ठीक। और मैंने तुमको क्या बताया, 3 मेजरमेंट दी थी अभी, तीनों में कौन सी एक्यूरेट होगी, थर्ड वाली, क्योंकि सबसे करीब थी वो हमारी एक्चुअल जो हमारी हाइट है। समझ में आया कि नहीं आया, बस यही होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैंने इसकी ट्रिक क्या दी आपको, डेसिमल प्लेसेस 5.75 में सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस थे ना बेटा, तो वो हो गया हमारा प्रिसाइज, और 5.7 में 1 था और पहले वाले में कुछ भी नहीं था, तो सबसे कम प्रिसाइज कौन सी थी 5, उससे ज्यादा 5.7 और सबसे ज्यादा 5.7, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बस ये नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, चलो करो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कितना ज्यादा डिटेल पढ़े हो, ठीक है। तो 2 clocks are being tested against a standard clock located in the national laboratory। नेशनल लैबोरेटरी समझते हो, जहां से डिसाइड होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कह रहे हैं कि एट 10 AM बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द 2 clocks आर। तो उसमें देखिए रीडिंग्स अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है,
क्लॉक 1 और क्लॉक 2, 5 अलग अलग रीडिंग ली गई। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप क्वेश्चन देखो, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट द रिक्वायर्ड प्रिसीजन टाइम, क्या कह रहा है? जिसको प्रिसीजन से ज्यादा मतलब है, फिर से बोल रहा हूं, जिसको प्रिसीजन से ज्यादा मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, इंटरवल मेजरमेंट विच ऑफ द टू क्लॉक विल यू प्रिफर, तो कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सी क्लॉक आप प्रिफर करोगे। समझ में आया सवाल? मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि एक आपके पास एक्सपेरिमेंट का डेटा दे दिया कि क्लॉक ए और क्लॉक बी का मेजरमेंट का डेटा है। तो एक मिनट रुक जाओ, आप लोग देखते रहो, मेरी बात सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर, ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद आपसे बोला गया कि अब आपको दोनों में से कोई एक क्लॉक चूज करनी है। मैंने क्या बोला? ये दो घड़ियां हैं, इसमें से कोई, जैसे लैब में जाते होगे तो लैब का असिस्टेंट कहता होगा कि ये इतने इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से आप डिसाइड कर लो, आपको जो चाहिए वो ले जाओ। ऐसे रखे रहते हैं ना। तो जब आदमी जो पढ़ा लिखा होता है, जो अच्छा समझदार बच्चा होता है, वो चूज करने से पहले पहले देखता है कि सबका लिस्ट कौन सही है नहीं है, सबका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारे कंपोनेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यही करोगे ना। उसके बाद तुम चूज करोगे कि जिसका भी गड़बड़ होगा उसका मेजरमेंट गलत आएगा और पूरी मेहनत बर्बाद। तो यहाँ पर आपको दो घड़ियां दी गई और उसका सैंपल डेटा दे दिया कि ये भैया इसका अभी एक्चुअल वर्किंग ऐसा है, ठीक। और आपको जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपको प्रिसीजन ज्यादा चाहिए। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि एक्यूरेसी प्रिसीजन में क्या चूज करना है, तो आप प्रिसाइज घड़ी चूज करने की कोशिश करेंगे, एक्यूरेट होना उससे मतलब नहीं है, ठीक। तो कह रहे हैं बताओ कौन सी चूज करोगे। अब समझ, क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन आया समझ में? जब क्वेश्चन आएगा तभी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे घड़ी काम करती है तो क्या घंटा वाला काम करे, मिनट वाला काम ना करे, ले लोगे? सेकंड वाला भी काम करे और मिनट वाला काम करे, ले लोगे क्या? मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रिसीजन का मतलब कि सारे कंपोनेंट अच्छे से काम करेंगे तभी अपन चूज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक्यूरेसी नहीं है, मुझे पता है कि जब 10 बजेगा, जिसमें 8 बजेगा, मैं वो ठीक कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, लेकिन सोचो कि ये प्रिसीजन ही खराब है, काम आएगा क्या मेरे? फिर से, ये तो मैंने ऐसे देसी तरीका बताया कि ये काम हमेशा करेगा, लेकिन ये जान लो जितने तरीके बताएंगे तब काम करेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूंगा तो ज्यादा किसके पास है डेटा, किसके पास है? बी के पास। कौन प्रिसाइज हुआ? डेटा की तो बात हो रही थी, जिसके पास ज्यादा डेटा होगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रिसाइज। जो अपने क्लोजर रहेगा एक्यूरेसी के वो हो जाएगा एक्यूरेट। ए इज एक्यूरेट, तो प्रिसीजन चला गया बी के पास। अच्छा, ऐसे नहीं चला गया हवा में, हमने देखा, कंपेयर किया, ज्यादा ऑब्जर्वेशन हमने पाई जो कि ज्यादा प्रिसाइज थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं इसमें ढूंढूंगा तो मुझे कौन सी मिलेगी? ये वाली मिलेगी, ये हाँ प्रिसाइज है ये, ठीक है। लेकिन क्या मैक्सिमम वैल्यूज प्रिसाइज है क्या? नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा प्रिसाइज किसके पास है? इसके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका ज्यादा वैल्यू जो कि ज्यादा प्रिसाइज है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? मुझे क्या देखना था? प्रिसीजन। तो मैं क्या करूंगा? क्लॉक भी चूज करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? किसका ऑप्शन था? कितने लोगों का था बी वाला? जितने बी वाले हैं वो सही है ना? जितने ए वाले हैं वो ध्यान दें, है ना? एक्यूरेसी में फंस गए गुरु। इसीलिए कहता हूँ सुनने में बड़ा आसान था, करने में थोड़ा सा लोचा हो जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कठिन नहीं होते ये, किसी बात को घुमाएंगे जलेबी की तरह। कितना घूम सकते हो, जितना कम घूमोगे उतना ज्यादा। तो इनको उतना मत देखो, बस देखो ऐसे, देखो ऐसे पलट दो, समझ रहे हो? ज्यादा देर देखोगे ज्यादा कंफ्यूजन देंगे। इसीलिए बनाए गए हैं कि आप कंफ्यूज होइए, लेकिन अपने कंसेप्ट के साथ चिपके रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एरर की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है यार? एरर तो मैंने पहले ही सिखाया है ना। क्या जो गैप रह जाता है हमारी एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, वही तो है शुरुआत। तो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज द। तो एरर का पहला दिन काम होता है जब आप पहली जो ट्रू वैल्यू और कंपेयर करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, जो गैप है वही आपका एरर का इनिशियल स्टेज है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एरर में रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मैंने पहले बताया, ह्यूमन एरर की बात बताई कि नहीं बताई? मेजरमेंट कर रहे हैं, देख उधर रहे हैं, मेजर इधर कर रहे हैं, गलत होगा कि नहीं होगा? तो उसके कई सोर्सेज होते हैं, यूजुअली क्लासिफाइड एज फॉर सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, ठीक। आगे कह रहे हैं सिस्टमैटिक एरर आर द एरर हुज कॉज आर नोन, जिसका कॉज मुझे पता है। जैसे मान लो मेरी जो घड़ी है उसका सेकंड वाला जो सुई है वो टेढ़ा हो गया, तो उसका जो सेकंड की चार्ज है वो खराब हो गई, तो मुझे पता है कि मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कैसा एरर हुआ? कैसा एरर हुआ? कंट्रोलेबल एरर, जो कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए,
they can be either positive or negative due to known causes, these error can be minimized। इस एरर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि केयरलेसनेस एक हमारी एक प्रॉब्लम है कि केयरलेस रहते हैं, तो क्या उसका कोई इलाज है क्या? तो आदमी बदलो, है ना, आदमी बदल लो, है ना, और कोई इलाज है क्या? नहीं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम हमें समझ में आई कि सिस्टमैटिक एरर को ऐसा एरर होता है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके भी कितने कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी, ठीक है। पहला होता है आपका इंस्ट्रूमेंट, पहला क्या है? इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, इसकी बात करी घड़ी, घड़ी क्या मेजर करती है? टाइम। तो भी एक इंस्ट्रूमेंट हुई कि नहीं हुई? अरे मेजर कर रही है ना, तो टाइम मेजर कर रही है, तो घड़ी भी इंस्ट्रूमेंट हो गई हमारी, ठीक है। तो पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा कौन सा है? एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर क्या होंगे बेटे? सोचिए, बहुत सिंपल है ये भी। मान लो कि हमारा जो कोई भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे बटकरा वाला हो गया, आपका ये तो देखा ही होगा, तराजू वाला सिस्टम। तो तराजू को अगर आप सोचो, गोल्ड कभी देखा है? गोल्ड खरीदा है कभी किसी? देख, पापा के साथ तो गए ही होगे। तो देखो ध्यान से, जो आपका सुनार होता है वो अपनी जो टेबल होती है उसके नीचे एक शीशे का बनाता है, उसके अंदर रख के तोड़ता है, जरा सा भी हवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ग्राम का ही लोचा है ना, और 10 ग्राम का रेट इतना ज्यादा है, एक भी इधर होगा तो नुकसान किसका? सुनार का होगा। अब मेरी बात सुनो, तो वो उसके अंदर एयर क्या होगी? एयर की वजह से प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा? उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो वो क्या करेगा? ऐसे जगह रखेगा जहां पे एयर की डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैं उस भटके के ले आऊंगा बाहर जहां आंधी चलनी है, तो ये जो एरर आया किसके कारण आया? एनवायरमेंटल। तो मैं क्या करूंगा? अगर एनवायरमेंट चेंज कर दूंगा तो मैं एरर कंट्रोल हो जाएगी नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल। तीसरा लिखिए, इसमें लिखिए ऑब्जर्वेशनल। तो मैंने बोला ना, आदमी बदल दो, आदमी बदल दोगे तो ऑब्जर्वेशन सही हो जाएगी नहीं हो जाएगी? या फिर अगर हम ऑब्जर्वेशन में केयरलेसनेस को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गए आपके मेन 3 टाइप के एरर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आसान है? क्या इसमें आप ये नहीं लिख सकते हैं? बताइए, यहाँ पे आगे बना के लिख सकते हैं ना, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट फेलियर, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा? ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। और ये क्या होता है? कॉज क्या है इसका? ड्यू टू केयरलेसनेस, है ना। बस खत्म। समझ में आ रहा है तुमको जनार्दन? चलो, नेक्स्ट होता है रैंडम एरर। नोट हो गया सबका? नेक्स्ट आपका होता है रैंडम। आगे बढ़ जाए? ओके सर, नेक्स्ट है आपका रैंडम, ठीक है। देखिए, ये तो मैंने बता दिया, अरे मैंने इतनी मेहनत करी पड़ रही है। चलो, ये वीडियो डाल दे रहे हैं, तुम नोट सुना लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए रैंडम हेडिंग, हम लिखवा रहे हैं। लिखिए these errors are due to unknown reason। मान लो जब तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उस समय कोई फेलियर हो गया, या मान लो कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका कोई एक पुर्जा जो है वो ढीला हो गया, जिसके कारण एरर आ गया, किसी को पता नहीं है, रैंडमली पॉसिबल है ना। कोई इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब कर रहे हैं उसी समय कोई एरर कॉज आ गया जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? देखो, क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, तो इसका एक ही तरीका है कि हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करें। मेरी बात सुनो, कभी कभी देखा होगा टीवी खराब हो जाती है, पीठ दो चलने लगती है, होता है कि नहीं होता है? तो इसमें क्या इलाज, देसी इलाज क्या है? पीट दो। लेकिन होता क्या है, जो आपका पुर्जा ढीला हो गया है, पीटते हो तो वो अपनी जगह पर वापस चला जाता है, तो काम करने लगता है। कभी कभी नहीं काम करता तो फोड़ ही देते हैं लोग, है ना। और पाकिस्तान वाले आ जाते हैं, टीवी उड़ा देते हैं, तो वो अलग केस है। तो हमें कहने का मतलब है कि ये जब इसका कॉज हमें नहीं पता है तो हम एक ही तरीके है इसका मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज करेंगे जब तक हमें अपनी ट्रू वैल्यू के करीब की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिल जाती है। उससे हमारा एरर जो है कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते।
ठीक है, तो लिखिए देयरफॉर दे अकर इरेगुलरली, देयरफॉर दे अकर इरेगुलर, मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है कि अभी एरर आया अगली बार फिर आएगा, ठीक है। एंड आर वेरिएबल इन वैल्यू, ठीक है, एंड साइन, ठीक है। अब इसमें लिखिए रेमेडी, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, इसका सोल्यूशन इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय repeating the observation, a large number of times, and taking मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट विल बी क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ये जो ऑब्जर्वेशन का मीन होगा ये आपके ट्रू वैल्यू के सबसे करीब माना जाएगा, और होता भी। ऐसे नोट करके दिखा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल के लिए है। If observation is taken n times, हमने n बार ऑब्जर्वेशन लिया, देन अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ अगर 100 बार हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो मेरा एरर कितना कम होगा, एरर विल बी रिड्यूस्ड जगह यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, हम बोल रहे हैं एरर विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/n टाइम्स। कितने गुना कम हो जाएगा, मैं तो ऐसे करके, ठीक है, इतना काम आएगा कि n टाइम्स क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एरर को, मतलब एरर जितना ज्यादा था उतना कम हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स का मतलब ये हो गया। जैसे मान लो कि एरर आ था 0.2 सेंटीमीटर का और मैंने 100 ऑब्जर्वेशन ली, तो एरर कितना कम हो जाएगा। अब उस एरर को 1/n से मतलब 0.2 को 100 से डिवाइड करो, कितना कम वैल्यू आएगी, तो उतना कम आपका मतलब कि उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपकी हो जाएगी। समझ में आएगी। जैसे मान लो 10.02 तुम्हारी मेजरमेंट आ रही थी, ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान, अब मैंने 100 बार मेजर कर लिया और एक्यूरेट वैल्यू कितनी 10 थी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 0.2 को 100 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 0.0002, ये आएगा कि नहीं आएगा। और अब जो नई वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 10.3 बार 0 फिर 2, बताओ 10.02 ज्यादा एक्यूरेट थी या 10.3 बार 02, 0002, कौन सी वाली। आप कहेंगे सर ये तो निगलेक्ट करने लायक हो जाएगी, 10 के सबसे करीब वैल्यू वही होगी ना, 10.00002 वाली, तो आपकी एक्यूरेट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये फायदा होता है जब भी रैंडम एरर होता है, क्योंकि कोई इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। एक ही तरीका है कि इसके आपके ढेर सारी ऑब्जर्वेशन लीजिए, सेम जो आप मेजरमेंट कर रहे थे उसका आप एवरेज निकालिए और आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये सिंपल बस, ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन निकालना है, नीचे लिखवा दिया। आगे बढ़ जाए, लिखिए ग्रॉस एरर। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रॉस एरर। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से वी विल डिस्कस ग्रॉस एरर, ठीक है। चलिए, किसी कोई डाउट है अभी तक।
पूछ लीजिए। थोड़ा सा एरर का इनिशियल जो टॉपिक होता है बोरिंग होता है, अगली क्लास जब आएंगे तो उसमें काफी न्यूमेरिकल्स करने होंगे हम लोग को, तो प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।